आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केमिकल सॉल्यूशन के अंदर। हम बढ़ रहे हैं बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। अब तक हमने दो थ्योरीज पढ़ चुके हैं, वर्नर थ्योरी और वीबीटी की थ्योरी। दोनों थ्योरीज मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तीसरी जो थ्योरी आती है वह है CFT, जो कि बैथे एंड वान वेलिक जो है साइंटिस्ट उन्होंने दी थी। CFT का जो शाब्दिक अर्थ रहता है वह है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। हम एक तरफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ क्रिस्टल की बात कर रहे हैं। सामान्यतः जो क्रिस्टल शब्द काम में लिया जाता है वो आयनिक यौगिकों के लिए काम में लिया जाता है, परंतु यहां हम उपसंयोजक यौगिकों के अंदर क्रिस्टल शब्द को इसलिए काम में ले रहे हैं क्योंकि ये वाली जो थ्योरी थी उसके अंदर जो मेटल एंड लिगेंड जो थे, लिगेंड्स के बीच जो बॉन्डिंग है उनको प्योर आयनिक मान के CFT थ्योरी दी गई है। इसलिए हम क्रिस्टल शब्द को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर काम में लेते हैं। तो यहां अपने को ध्यान में रखना है कि लिगेंड जो है उस पे नेगेटिव चार्ज जो होगा, उसका जो नेगेटिव चार्ज होगा उसे हम क्या कहेंगे, पॉइंट चार्ज कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट चार्ज कहते हैं। और जो जितने भी मेटल होंगे, जितने भी मेटल्स होंगे वे कैसे होंगे, पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे। ये पॉजिटिव चार्ज जो है इनके नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। जब ये दोनों आपस में एक दूसरों को आकर्षित करेंगे, आकर्षित करने के दौरान इनके अंदर क्या होगा, आकर्षण पैदा होगा। और यही जो आकर्षण है इससे क्या बनेगी, बॉन्डिंग होगी। और ये जो बॉन्डिंग है इसके चलते ये जो डी आपके ऑर्बिटल्स होते हैं जिनको अपने 5 डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं, इनकी क्या हो जाती है, प्लीटिंग हो जाती है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विपाटन। विपाटन का अर्थ हो गया कि 5 डीजनरेट का अर्थ होता है कि ऐसे कक्षक जिनकी ऊर्जाएं समान होती हैं। जैसे ये वाली आपको इस तरह से लिया जाता है हमेशा 1 2 3 4 और 5, जिनकी ऊर्जाएं समान होती हैं इन्हें हम कहेंगे 5 1 2 3 4 और 5 डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स। और इस तरह से जब इन दोनों के अंदर आकर्षण पैदा होगा तो ये क्या हो जाएंगे, एनर्जी के अंदर विपाटन हो जाएगा इनका। कुछ कम ऊर्जा वाले कक्षक बन जाएंगे और कुछ अधिक ऊर्जा वाले कक्षक बन जाएंगे। ये विपाटन किस पे निर्भर करेगा कि वह संकुल कौन सा आकृति को ग्रहण कर रहा है, वह ऑक्टाहेड्रल बन रहा है या वह टेट्राहेड्रल शेप को बना रहा है। इसके ऊपर निर्भर करेगा कि इसका विपाटन किस तरह से होगा, जिसको अपने आगे पढ़ेंगे। फिर बात आती है डी ऑर्बिटल्स की। तो हम बात कर लेते हैं डी ऑर्बिटल्स की आकृति की, ताकि आपको समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो। डी जो सबसेल होता है उसके अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं।
5 ऑर्बिटल्स होती हैं, जिनको हम डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर के नाम से जानते हैं। अब हम सभी जानते हैं कि डी जो सब सेल है उसके अंदर कितने लॉब्स होते हैं, 2 लॉब्स होते हैं। 2 लॉब्स का मतलब हो गया कि इसके अंदर 2 पालियां हैं। देखिए इनकी आकृति कैसी रहती है। पहली अपनी आकृति बनाते हैं। ये आकृति रहती है। मैं इसको x और इसको y एक्सिस ले लूं तो ये जो आकृति बनेगी वो किसकी बनेगी, डी एक्स वाई की। दूसरा यदि आप इसको और भी डिटेल में करना चाहें तो यहाँ प्लस और ये नेगेटिव रहती है। और यदि हम यहाँ लेंगे एक्स वाई और दूसरा है वाई जेड तो ये कैसी बन जाएगी, डी वाई जेड। तीसरा यदि हम लेंगे तो ये बन जाएगा आपका एक्स और जेड, तो अपने लिखेंगे डी जेड एक्स। अब आप देख रहे होंगे कि ये तीनों जो हैं डी एक्स वाई, वाई जेड और डी जेड एक्स, ये तीनों ही बिटवीन द एक्सिस हैं। बिटवीन द एक्सिस का मतलब ये एक्सिस एक्स वाई है, वाई जेड है और जेड एक्स है, इनके बीच में है, बिटवीन द एक्सिस हैं। तो इनको अपने कहेंगे बिटवीन द एक्सिस, अक्ष के मध्य है, अक्ष के मध्य है। तो इनको अपने कहेंगे नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। तो कौन से हो गए ये नॉन ऑर्बिटल, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। ये तीनों ही क्या हो गए, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स हो गए, जिनको हम आगे बढ़ेंगे क्या होंगे, ये T2G ऑर्बिटल्स। कौन से होंगे ये, T2G ऑर्बिटल कहलाएंगे। और बाकी जो हमारे 2 बचे हैं उनको हम देखते हैं अभी। पहला है डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। देखिए इसकी शेप कैसी बनेगी। इसको मैं ले रहा हूं एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस। तो ये आपकी इस तरह से स्थिति रहेगी। तो ये आपका रहा डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। तो यहां आप देख रहे होंगे कि ये ऑन दी एक्सिस, ये वाली पालियां जो हैं वो कहाँ हैं, ऑन दी एक्सिस हैं। और दूसरा जो रहता है वो ये वाला रहता है। ये मैं जेड एक्सिस ले रहा हूं तो यहाँ एक ये रहता है और दूसरा इस तरह से इसकी पाली रहती है, ये डी जेड स्क्वेयर एक्सिस। बच्चों इस चीज को बड़ी ही ध्यान से समझें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली। देखिए मैं इसको बता रहा हूं कि ये जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस का पहली जो फर्स्ट वाली पाली जो मैंने ऊपर नीचे दर्शाई है वो इस तरह से है और सेकंड पाली इस तरह से है। तो ऐसी स्थिति के अंदर यदि मैं इसको यहां रख दूं तो आपको ये वाला हिस्सा ही सामने से फ्रंट से दिखाई दे रहा है, आपने देख रहे होंगे। तो ये वाला मैंने गोलाई में जो हिस्सा दिखाया वो इस तरह से, और जो मैंने ये वर्टिकल फॉर्मूला जो लॉब्स दिखाई हैं वो आपकी खड़ी हुई लॉब्स रहती हैं। तो ये दोनों ही ऑन दी एक्सिस हैं। तो फर्स्ट नॉन एक्सियल हो गया और सेकंड जो रह जाएंगे आपके कैसे हो जाएंगे, एक्सियल ऑर्बिटल्स। कौन कौन से होंगे, जो कि ऑन दी एक्सिस हैं, अक्ष पर स्थित हैं, अक्ष पर स्थित हैं। और कौन कौन से हैं, डी एक्स स्क्वेयर माइनस डी वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर। इन दोनों को सम्मिलित रूप से जो कहेंगे वो इजी ऑर्बिटल्स कहते हैं। जब मेटल
एंड लिगेंड जो है के अट्रैक्शन के कारण क्रिस्टलीय फील्ड स्प्लिटिंग होती है, विपाटन हो जाता है। उसके दौरान जो ऊर्जा निकलेगी उससे हम कहेंगे CFSE, जो कि क्या होगी, क्रिस्टलीय फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टलीय फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, या हिंदी में अपने इसे कहते हैं क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। क्या कहते हैं इसको? क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, जिसको अपने डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें हमारे सिलेबस में दो तरह की CFSE है। फर्स्ट वन डेल ओ या CFSE ऑफ ऑक्टाहेड्रल्स एंड सेकंड वन इज T टेट्राहेड्रल, CFSE ऑफ टेट्राहेड्रल। डेल ओ का मतलब यहां पे रहेगा अष्टफलकीय जो संकुल हैं उनके अंदर क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, और डेल टी का मतलब हो गया कि CFSE ऑफ टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय यौगिक। जो अष्टफलकीय संकुलों में D कक्षकों का विपाटन, जो अष्टफलकीय हैं उनके अंदर D कक्षकों का किस प्रकार से विभाजन होता है, किस प्रकार से वे टूटते हैं, उसको अपने पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि D जो उपकोष है उसके सभी जो 5 कक्षक हैं उनकी ऊर्जाएं क्या होती हैं? अब भ्रंश भी बोला जाता है इस शब्द को, या डी जनरेट होती है। और जैसे ही मेटल और लिगेंड के मध्य अट्रैक्शन होता है तो उनका क्या हो जाता है? विपाटन हो जाता है। उनका विपाटन होने के लिए से जो एनर्जी का जो गैप आएगा वही CFSE आपकी कहलाती है। यहां जो विपाटन होता है उसमें दो तरह का मैंने आपको पढ़ाया है। एक तो ऑन दी एक्सिस होंगे और एक क्या होंगे? बिटवीन दी एक्सिस ऑर्बिटल होंगे। ऑन दी एक्सिस हमने दो पढ़े हैं, dz², dx² माइनस dy², और बिटवीन दी एक्सिस हमने 3 पढ़े हैं, dxy, dyz और dzx। यहां ये जो कक्षक हैं इनको हमने दोनों को सम्मिलित रूप से कहा है, वो EG कक्षक कहा है, और ये जो तीनों हैं ये सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं? आपके T2G कक्षक कहलाते हैं। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। फिर जैसे ही लिगेंड है वो और मेटल जो है उनके मध्य आपस में अट्रैक्शन होगा, तो ये जो दोनों कक्षक होंगे, जो कक्षक ऑन दी एक्सिस होंगे अष्टफलकीय के अंदर आप देखिए स्थिति क्या रहती है? इस तरह की स्थिति रहती है कि कोई भी मेटल बीच में होगा और यहां चारों जो साइड हैं और अप एंड डाउन, यहां से क्या आते हैं? आपके लिगेंड आते हैं। यहां से क्या आते हैं? लिगेंड आते हैं। अब यहां पे हमें पता है कि जो ऑन दी एक्सिस होंगे, जब ऑन दी एक्सिस ही मेटल आयन को लिगेंड प्राप्त ज्यादा होने की वजह से EG की जो ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी? अधिक हो जाती है, और इनके अंदर विपाटन इस तरह से होता है। ये 5D कक्षक जो हैं इनका विपाटन हो जाएगा इस तरह से 3 और 2। ये जो हैं इनको अपने कहते हैं T2G कक्षक,
कौन कौन से होंगे ये, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। यहाँ ये रहेंगे डी जेड स्क्वेयर और डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। यहाँ ये जो एनर्जी का गैप है ये क्या कहलाएगा, डेल ओ, जिसको अपने कहेंगे क्रिस्टलीय फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, अष्टफलकीय संकुलों की कर रहे हैं। ये जो यहाँ ये जो सेंटर रहता है, इस सेंटर को कहा जाता है बैरी सेंटर, बैरी सेंटर, बैरी सेंटर के नाम से इसको जाना जाता है। इस प्रकार से कुछ ऐसे हैं जिनकी ऊर्जा इनसे भी कम हो जाएगी, जो अधिक स्थायी होंगे, और कुछ इनसे अधिक ऊर्जा वाले हो जाएंगे। अधिक ऊर्जा वाले वे होंगे जो ऑन दी एक्सिस वहां उपस्थित। CFSC का जो मान है वह मेटल आयन और लिगेंड का जो नेचर है उस पर निर्भर करता है। वास्तव में ये एक प्रैक्टिकल के दौरान प्रकाश से अवशोषित जो ऊर्जा थी उसके आधार पे एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, या इसे हम स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी के नाम से भी जानते हैं, बनाई गई, जिसके आधार पे ये निर्धारित किया गया कि कौन सा जो लिगेंड है वह वीक फील्ड लिगेंड होगा और कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर आता है। तो विद्यार्थियों, इन चीजों को हम, जो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हैं, इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। देखिए कौन सी ट्रिक है, यहाँ पे बहुत अच्छी ट्रिक है जिसके द्वारा आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड जो लिगेंड है वो याद रहेंगे। क्या है ट्रिक, आई बर्बादी, सनी क्लास से फरार, ओहो ऑक्सीलेटो, पानी सुनो EDTA एंड अमोनिया आर इन कनाडा एंड कोलंबिया। तो देखिए क्या आएगा इसमें, आई बर्बादी, सनी SCN, विशेष ध्यान रखना है यहाँ नाइट्रोजन भी नेगेटिव है, ये दोनों भी नेगेटिव है, क्लास से CN फरार, ओ ऑक्सीलेटो C2O4 -2, वाटर और दोबारा जो समूह है उसके अंदर भी SCN है, परंतु यहाँ ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव S पे है और यहाँ नेगेटिव N पे है। फिर EDTA आएगा आपका, फिर अमोनिया आएगा, इसमें आपका जो है CnNCO आएगा, CnNCO आएगा। यहां आप सुधार कर लेना, से S2 नेगेटिव। इसे मैं रिपीट कर देता हूं, आई बर्बादी, सनी क्लास से फरार, ओ ऑक्सीलेटो, पानी सुनो, EDTA एंड अमोनिया आर इन कनाडा एंड कोलंबिया। आई नेगेटिव, Br नेगेटिव, SCN नेगेटिव, Cl नेगेटिव, S2 नेगेटिव, फरार F नेगेटिव, OH नेगेटिव, C2O4 नेगेटिव, H2O, SCN, इसको विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पे S पे नेगेटिव है, यहाँ N पे नेगेटिव है, EDTA, NH3, CN और COI। ये जो है लास्ट में ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रबल क्षेत्र लिगेंड। और ये आपके जो हैं ये वीक फील्ड लिगेंड है, जिसे हम कहते हैं दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। दुर्बल क्षेत्र लिगेंड जैसे जैसे इधर को जाएंगे तो जो इनकी प्रबलता है, लिगेंड की प्रबलता है, वो बढ़ती जाएगी। ये वाले स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और ये वाले वीक फील्ड लिगेंड। जो भी मेटल आयन होता है, मेटल आयंस के
डी ऑर्बिटल जो होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या वितरण जो है वो दो बातों पे निर्भर करता है। वह है दो बातों पे निर्भर करता है। कौन कौन सी बातें हैं? पहली जो बात है वह होती है उसकी CFSE, जिसको अपने ऑक्टाहेड्रल के लिए पढ़ रहे हैं तो CFSE को अपने लिखेंगे डेल O के नाम से। और दूसरा जो बात आती है वो होती है इसकी पेयरिंग एनर्जी, या जिसे हम कहेंगे युग्मन ऊर्जा, जिसे हम पाई से डिनोट करते हैं। अब आपको यह ध्यान रखना है कि CFSE जो होती है, परबल क्षेत्र लिगेंड जो है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है, परबल क्षेत्र वाला जो लिगेंड है, परबल क्षेत्र लिगेंड जो होगा उसके लिए डेल O की वैल्यू ज्यादा होती है, किससे? पाई से। और जो वीक फील्ड लिगेंड होगा या दुर्बल क्षेत्र लिगेंड जो होगा उसके लिए डेल O की वैल्यू क्या रहती है? कम रहती है पाई से। विपाटन ऊर्जा को हम कह रहे हैं डेल O। और युग्मन ऊर्जा क्या होती है? कोई भी दो इलेक्ट्रॉन हैं उनको युग्मन बनाने के लिए या पेयर बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वही क्या कहलाएगी? उसकी पेयरिंग एनर्जी या पाई कहलाती है। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे उनके लिए पाई की जो वैल्यू है वो क्या होती है? लेस होती है, कम होती है। और वीक फील्ड जो लिगेंड है उनके लिए पाई की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। अर्थात जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे वे पहले पेयरिंग करेंगे या इनका युग्मन पहले होगा, और जो वीक फील्ड लिगेंड है उनका युग्मन बाद में होगा। अर्थात स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो लो स्पिन कंपाउंड बनाएंगे और वीक फील्ड जो लिगेंड होंगे वे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे। ये आपका पीछे हमने पढ़ा है नीमन चक्रण और या उच्च चक्रण। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होंगे उनका पेयरिंग या युग्मन पहले हो जाएगा और वे लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे, और वीक फील्ड जो लिगेंड होंगी उनकी पेयरिंग पहले नहीं होंगे और पेयरिंग बाद में होने की वजह से वे अंतिम जो डी कक्षक है उसके अंदर जाने के कारण उच्च चक्रण करेंगे। अब यहां हम इन दोनों चीजों को एक एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके FeCN6 4 नेगेटिव, और सेकंड एग्जाम्पल दिया हुआ है FeS2O6 और 2 नेगेटिव। ये दो एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं और यहां कहा गया है कि दोनों के अंदर यदि अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो यहाँ x -6 इज इक्वल टू -4, तो x इज इक्वल टू +2, और यहाँ पे भी आप देखोगे तो x + 0 इज इक्वल टू नेगेटिव, यहाँ +2 आएगा, यहाँ +2 आएगा, तो x इज इक्वल टू +2 आ जाएगा। तो ये दोनों ही अवस्था के अंदर आपके पास
Fe जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर उपस्थित है। परंतु यहां आपको कहा गया है कि आपको एक्सप्लेन करना है, क्या एक्सप्लेन करना है कि इसकी जो म्यू की वैल्यू है वो 0 है, जबकि इसकी म्यू की वैल्यू है इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो ऐसा अपने किसके द्वारा प्रूव कर सकते हैं? CFT के माध्यम से प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए दोनों ही स्थितियों के अंदर Fe जो है Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। Fe का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 26 होता है। तो Fe+2 है तो क्या हो जाएगा, ये आपकी 3d6 स्टेट के अंदर ये उपस्थित रहेगा। फिर देखें ये कैसी रहेगी स्थिति, ये स्थिति रहेगी इस तरह से 1 2 3 4 एंड 5। तो यहां देखें इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरे हुए रहेंगे 3 4 5 एंड 6। Cn का हमने अभी पीछे जिक्र किया है। Cn कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी डेल O की वैल्यू ज्यादा होगी पाई की तुलना में, अर्थात इनमें पेयरिंग पहले होगी और फिर इनके अंदर क्या होगा, ये जो ऊपर वाले कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन इनके जाएंगे। तो यहां देखें पहले इनकी पेयरिंग होगी तो क्या हो जाएंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां शिफ्ट हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो नई स्थिति जो बनेगी, जैसे ही ये लिगेंड की उपस्थिति होगी इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, स्थिति क्या बन जाएगी, ये वाली स्थिति बन जाएगी 1 2 3 4 एंड 5। तो ये यहां युग्मन बना लेंगे, ये यहां युग्मन बना लेंगे और यहां आपके पास 3d6 के बाद में दो इलेक्ट्रॉन, दो जो ऑर्बिटल हैं वो बच जाएंगे और फिर आएगा आपका 4s और 4p, 4s के अंदर और 4p आपका। यहाँ सभी जो हैं, ये सभी जो हैं वो क्या बना लेंगे, D2sp3 संकरण होगा। और सभी जो यहाँ उपस्थित हैं कक्षक, उनके अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन हैं, युग्मित हैं, या अपने कहेंगे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। प्रतिचुंबकीय का मतलब, या इसको अंग्रेजी में हम कहेंगे डायामैग्नेटिक कहेंगे, और इसका अर्थ हो गया कि म्यू की वैल्यू 0 इसकी आएगी। दूसरी चीज देखिए यहाँ पे H2O जो है वो हम जानते हैं वो कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड होता है। तो यहां इसकी जो पाई की वैल्यू है वो ज्यादा होगी डेल होगी, अर्थात इसका युग्मन क्या होगा, बाद में होगा। तो देखिए क्या बनेगा, इसके अंदर स्थिति भी वही रहेगी, 3d6 रहेगी Fe+2 के अंदर। फिर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास इनके अंदर पेयरिंग नहीं हो पाएगी, तो ये उसी तरह से 5 6 रहेगा और 4s 4p एंड 4d ये पेयरिंग नहीं करेंगी, युग्मन इनका नहीं होगा। तो 4s 4p और 4d जो हैं इस तरह से रहेंगे और ये 6 के 6 मिलकर क्या बनाएंगे, sp3d2, जिसको अपने कहेंगे nd ऑर्बिटल यूज होने की वजह से अपने कहेंगे इसको क्या, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा ये। सेकंड बात, यहां पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से म्यू की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होगी। म्यू यहाँ पे क्या बता रहा है, चुंबकीय आघूर्ण को बता रहा है, चुंबकीय आघूर्ण को बता रहा है, जिसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, जो कि हम पीछे फॉर्मूले के द्वारा डिफाइन करके आए हैं। इससे
इन दोनों एग्जाम्पल से ये वाली चीज प्रूव हो जाती है कि Fe दोनों एग्जाम्पल के अंदर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर उपस्थित था। परंतु यहां आपको ये ध्यान रखना है कि यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था तब इनकी पेयरिंग होगी, और यदि वीक फील्ड लिगेंड था तो इसकी पेयरिंग नहीं हुई। उसकी वजह से, पेयरिंग नहीं होने की वजह से हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना, और पेयरिंग होने की वजह से ये कैसा बना, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना। ये वाला कैसा सिंबल बना, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना, क्योंकि इसके अंदर n-1 d ऑर्बिटल यूज हुए, क्योंकि अंतिम जो है 4p था और यूज हो रहे हैं 3d ऑर्बिटल्स। इस एग्जांपल को अपने इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जो FeCN6 4 नेगेटिव, और इनको मैं डायग्राम के द्वारा भी बता देता हूँ। FeS2O6 2+, इनको मैं दोनों को डायग्राम के माध्यम से भी आपको बता देता हूँ। ये ऊपर रहेंगे, यहाँ आपके ये D6 की जो स्थिति थी, इनके अंदर क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन हुआ और ये वाली स्थिति बनी 1 2 3, जो कि आपके T2G कक्षक थे, और ये आपके TG कक्षक कहते हैं। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, इसके डेल ओ की वैल्यू क्या थी, ज्यादा थी। यहाँ ये वाली वैल्यू डेल ओ है, तो यहाँ पहले क्या भरेंगे, 1 2, आप इस तरह से भरेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहीं ये भर जाएंगे क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है। तो दूसरी तरफ जो आएगा उसके अंदर ये वाली स्थिति रहती है, ये जो है इसकी वैल्यू क्या है, लेस है। लेस होने की वजह से यहां जो 5d ऑर्बिटल थे 1 2 3 4 5 6, तो यहां क्या होता है कि 1 2 3 पेयरिंग के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो ये कहां चले जाएंगे, ऊपर वाली साइड में चले जाते हैं 5 और 6। यहां ये वाला जो एग्जांपल है उसके लिए ये वाली स्थिति रहेगी, अर्थात H2O जो है वो क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। और यहां ये वाला जो एग्जांपल है उसके लिए ये वाली स्थिति रहती है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, एम्प्टी जो है हमारे पास रहते हैं। इसने लो स्पिन और इसने हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया। आपको विशेष ध्यान रखना है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये वाली चीज जो है आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, ताकि आप उसमें सीधा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि ये जो संकुल है वह हाई स्पिन होगा या लो स्पिन होगा, या ये अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय होगा, डाइमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक होगा। तो उसके लिए ये वाली चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है, इसके द्वारा हम आसानी से, बड़ी आसानी से इसको निकाल सकते हैं। पहली बात आती है केस फर्स्ट। केस फर्स्ट, यहां देखें कि यदि कोई भी कॉम्प्लेक्स है जिसके मेटल आयन जो है उनके अंदर D1 D2 एंड D3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो, तो उसके अंदर चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो और वीक फील्ड लिगेंड हो, दोनों से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। अर्थात ये सभी क्या बनाएंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस ही बनाएंगे, या इनका निमन चक्रण ही होगा,
इनका निमंचक्रण होगा। और दूसरी बात, ये सभी किस प्रकार से होंगे, ये सभी अनुचुंबकीय प्रकृति के होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ये सभी अनुचुंबकीय प्रकृति को दर्शाएंगे। फिर से समझें कि जिनके अंदर D1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं वे सभी कॉम्प्लेक्सेस स्ट्रॉन्ग फील्ड चाहे वीक फील्ड लिगेंड कोई भी प्रेजेंट हो तो वह लॉ स्पिन या निमंचक्रण होगा उनका, और वे सभी कैसे होंगे, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होंगे। तो देखें हम कैसे इस चीज को समझ लेते हैं। D1 जो स्थिति है आपकी ये वाली रहती है, ये आपके T2G कक्षक रहेंगे, ये आपके TG कक्षक रहते हैं। तो यहां D1 स्थिति है, ये D2 और D3। मैं तीनों के अंदर आपको अलग अलग स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लिगेंड लेके इस एग्जांपल को बता देता हूं। इनके बीच की जो एनर्जी गैप है वो क्या कहलाएगी, आपकी डेल ओ कहलाता है। पहले मैं मानता हूं कि ये वीक फील्ड लिगेंड है और D1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इलेक्ट्रॉन यहीं आएगा, चाहे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है चाहे वीक फील्ड है। यहां पे अपने देखेंगे तो दो के लिए भी चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड है चाहे वीक फील्ड है कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लिगेंड चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड है चाहे वीक फील्ड है। 3 के लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो 1, 2, 3 भरा जाएगा, और चाहे वीक फील्ड है तब भी ये स्थिति रहेगी। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि यदि ये वाला विन्यास है तो कोई भी इफेक्ट वीक या स्ट्रॉन्ग फील्ड का नहीं पड़ेगा। फिर दूसरा केस आता है, केस सेकंड, जब विन्यास जो है केस सेकंड आपका आता है जब मेटल आयन जो है उसकी स्थिति D4, D5, D6 और D7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो रखता है। तो यहां पे आप देखें ये वही रहेगा, T2G कक्षक, TG कक्षक, और यहां आपका डेल ओ रहेगा। यहां आपकी ऐसी स्थिति के अंदर आगे दो केसेस, दो तरह की स्थितियां बन सकती हैं। दो स्थितियां बनेंगी, कौन कौन सी बनेंगी, पहली होगी जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट हो। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब हो गया कि उनकी डेल ओ की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी पेयरिंग एनर्जी से, अर्थात पहले पेयरिंग होगी और फिर जो अधिक ऊर्जा वाले कक्षक Eg जो कक्षक है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो यहां स्थिति आपकी है पहले D4 की, D4, D5, D6 और D7। तो D4 है तो पहला इलेक्ट्रॉन यहीं रहेगा, सेकंड यहां, थर्ड यहां। अब आपको पता है कि कौन सा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की अपने बात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर डेल ओ की वैल्यू, ये वाली वैल्यू ज्यादा है, तो ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। कहां आ जाएगा, नीचे वाली साइड में। 5 के लिए 1, 2, 3, तो पेयरिंग पहले होगी 4 एंड 5। 6 के अंदर भी वही स्थिति रहेगी, 3, 4, 5 एंड 6। 7 के लिए देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि ऊपर वाले Eg जो कक्षक हैं उनके अंदर कम से कम एक एक जो ऑर्बिटल है वो तो उपस्थित है ही। इधर ये जो तीनों स्थितियां इनके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन्स, दोनों जो ऑर्बिटल्स हैं वो एम्प्टी हैं।
तो ऐसी स्थिति के अंदर यहां जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उसकी प्रेजेंट के अंदर ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का निर्माण करेंगे। अब दूसरी बात देखें कि यहां ये जो तीन स्थितियां हैं कौन कौन सी, D4, D5, D7, ये तीनों स्थितियां अणुचुंबकीय होंगी और D6 की जो स्थिति है ये कैसी होगी, प्रतिचुंबकीय या डाई मैग्नेटिक होगी। ये सभी कैसी रहेंगी, पैरा रहेंगी, पैरामैग्नेटिक, और ये कैसी रहेगी, डाया मैग्नेटिक। अब इसी की दूसरी स्थिति बन सकती है जब इसके अंदर क्या हो, वीक फील्ड लिगेंड हो। इसके अंदर क्या हो, वीक फील्ड लिगेंड हो। अपने इसी से इसको करते हैं, वीक फील्ड यदि लिगेंड होगा उसके अंदर देखिए स्थिति क्या रहेगी, D4 जो होगा, यहां हमने वीक फील्ड लिगेंड की बात कर रहे हैं, यहां दूसरी स्थिति जो है वीक फील्ड लिगेंड की। तो यहां क्या हो जाएगा, ये वाली स्थिति हो जाएगी कि पेयरिंग के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिएगी और डेल ओ की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो यहां देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब पेयरिंग होगी, पेयरिंग के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए तो इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, ऊपर वाले Eg कक्षक के अंदर चला जाएगा। फिर यहां की जो स्थिति है 1 2 3, 1 2 3, पेयरिंग के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए 4 एंड 5। यहां पे भी D6 जो स्थिति है 1 2 3, पेयरिंग के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए तो ऊपर जाएगा, फिर ये वापस यहां आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। 7 वाली स्थिति के अंदर 1 2 3 4 5 6 एंड 7, D7 वाली स्थिति ये रहती है। अब आप यहां देख रहे होंगे कि केवल एक ऐसी स्थिति बचती है जिसमें लो स्पिन हो सकता है, बाकी सभी में लो स्पिन की पॉसिबिलिटी नहीं रहती। तो ऐसी स्थिति के अंदर सभी जो हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का निर्माण करते हैं और सभी के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अर्थात ये कैसे होंगे, सभी पैरा मैग्नेटिक या अणुचुंबकीय प्रकृति को दर्शाते हैं, अणुचुंबकीय प्रकृति को ये बताते हैं। किसके अंदर, D4 to D7 इन वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, ये वाली स्थिति आपकी रहती है। तीसरा जो केस आता है उसके अंदर अपने पढ़ते हैं, लास्ट जो है 3 ही बची स्थितियां कौन सी हैं वो अपने देख लेते हैं अभी। देखें केस थर्ड जो आता है आपका, 3 ही स्थितियां बची हैं कौन सी, कि मेटल आयन के अंदर D8 D9 और D10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हो तब चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो और वीक फील्ड लिगेंड हो, दोनों का कोई भी इफेक्ट नहीं रहता। सभी जो कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे वे कैसे बनेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। अब देखें कैसी रहेगी स्थिति, D8 की अपने बात कर लें, D9 और D10 की अपने बात कर लेते हैं। ये वाला अपने यहां से हटा लेते हैं। देखिए क्या रहेगा, मैं पहले लेके चलता हूं इसको वीक फील्ड लिगेंड। तो देखिए 1 2 3 वीक होगा तो पहले क्या होगा, इसकी पेयरिंग नहीं होगी, ऊपर जाएंगे 3 4 5 6 7 8। अब इसको मैं
स्ट्रॉन्ग फील्ड लेके चलता हूं तो 1 2 3 पेयरिंग पहले होगी, 4 5 6 7 8। मेरे कहने का अर्थ है कि D8 वाली जो स्थिति होगी उसके अंदर चाहे वीक फील्ड लिगेंड उपस्थित है चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड उपस्थित है, दोनों के अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, संकुल एक जैसा ही बनेगा, अर्थात हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। D9 के अंदर भी देखिए 1 2 3, मैं मान लूं इसको स्ट्रॉन्ग फील्ड तो 4 5 6 7 8 और 9। 10 के अंदर तो ये फुल फील्ड रहती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये सभी कैसे बनाएंगे, हाई स्पिन बनाएंगे। दूसरी चीज D8 और D9, D8 और D9 जो है ये अनुचुंबकीय होंगे और D10 जो है वो कैसे होंगे, प्रति चुंबकीय होंगे। अब मैं यदि आपको अंत में सभी विन्यासों के आधार पे बताऊं तो लास्ट में एक बात जो आती है निष्कर्ष रूप में बाहर आएगी, वो क्या रहेगी आपकी कि D0, D10 और D6 जो है वो इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये दोनों तो चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक, और D6 जो है इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आपका प्रतिचुंबकीय रहेंगे। बाकी कोई भी स्थिति आती है तो वह कैसी रहेगी, अन्य जो है सभी स्थितियां क्या रहेंगी, अनुचुंबकीय रहेंगी, अनुचुंबकीय रहेंगी। ये वाली बात आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है, ये 5 स्टार बात है आपकी कि D0, D10 और D6 जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होता है वह कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा। बाकी सभी जो स्थितियां होंगी वह कैसी होंगी, अनुचुंबकीय होंगी। अब हम करते हैं जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके अंदर D जो ऑर्बिटल है उनका विपाटन। चतुष्फलकीय संकुल जो है उनका क्रिस्टलीय फील्ड स्प्लिटिंग अपने पढ़ते हैं। चतुष्फलकीय हैं अर्थात उनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कितना होगा, 4 होगा। इनके अंदर जो संकरण होगा वह sp3 होगा और आकृति कैसी रहेगी, चतुष्फलकीय। यहां ये विशेष आपको बात ध्यान में रखनी है कि इनका जो CFS होता है, क्रिस्टलीय फील्ड विपाटन होता है, ये जो अष्टफलकीय होते हैं उनके ठीक रिवर्स होता है या विपरीत होता है। अर्थात इसके अंदर जो उच्च ऊर्जा वाले कक्षक होंगे, ऊर्जा वाले जो कक्षक होंगे वो कौन से होंगे, T2G होंगे, और निम्न ऊर्जा वाले कौन से होंगे या लोअर एनर्जी वाले कौन से होंगे, EG ऑर्बिटल्स होंगे। अर्थात इसके अंदर इस तरह से इनका जो है विपाटन होगा। यहां जो है आपके EG ऑर्बिटल होंगे और यहां आपके T2G होंगे। इनके बीच की जो एनर्जी गैप है वो डेल T या CFSE ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होगी। डेल T की जो वैल्यू है वो हमेशा 4/9 डेल O रहती है। ये फॉर्मूला भी आपको अच्छे से ध्यान में रहना चाहिए। अर्थात डेल O की वैल्यू डेल T की वैल्यू से हमेशा अधिक होती है और उनका जो रेशियो रहता है 4/9 डेल O रहता है डेल T की वैल्यू का। ये वाली बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। चतुष्फलकीय जो आकृति रहती है
उसके अंदर जो युग्मन ऊर्जा का मान है, युग्मन ऊर्जा या पेयरिंग एनर्जी का जो मान है, पाई की जो वैल्यू है वह हमेशा ही अधिक रहेगी डेल टी से। अर्थात इनके अंदर पेयरिंग बाद में होगी और डेल टी की वैल्यू कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन ऊपर भरे जाएंगे। इसी कारण जो चतुष्फलकीय जितने भी संकुल होते हैं वे सभी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे या उच्च चक्रण संकुल का निर्माण करते हैं। ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है। चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय जो हैं उनकी अंदर जो तुलना दी गई है दोनों की CFSC के अंदर, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये आपके डी जनरेट 5 डी ऑर्बिटल है, डी कक्षक। कैसे हैं ये डी जनरेट ऑर्बिटल्स? डी जनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब ऐसे कक्षक जिनकी ऊर्जाएं समान होती हैं। नीचे वाली ये जो लाइन होती है वो इसका अर्थ ही ये होता है कि इन सभी की ऊर्जा क्या है, समान है। यदि इसके अंदर ऑक्टाहेड्रल के अंदर इनका विपाटन हो रहा है तो देखिए कैसी स्थिति रहती है। ये इस तरह से टूटते हैं। ये आपके इजी कक्षक कहलाते हैं और ये आपके T2G कक्षक कहलाते हैं। ये इनके बीच का जो गैप है, ये ऊर्जा का जो अंतर है वो क्या कहलाता है आपका, डेल O कहलाता है। और यहां ये आपकी बैरी सेंटर कहलाता है। और यहां आपको ये टोटल जो एनर्जी है डेल O की वैल्यू जो है वो 10 dQ के बराबर रहती है। और यदि हम बात करते हैं ये CFS इन ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स हैं और यदि हम टेट्राहेड्रल की बात करते हैं तो ये वाली स्थिति रहती है आपकी। इसमें ठीक इसका उल्टा हो जाता है। यहां ये T2G कक्षक रहते हैं और ये EG कक्षक रहते हैं। CFS इन टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स। कॉम्प्लेक्स, इन दोनों की बीच का जो एनर्जी गैप है वो डेल टी कहलाएगा। और ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि डेल टी इज इक्वल टू 4/9 डेल ओ होता है। अर्थात डेल टी की जो वैल्यू है उससे डेल ओ की वैल्यू ज्यादा होगी। ये वाली वैल्यू यहां ज्यादा रहेगी और ये वाली वैल्यू कम रहेगी। और दूसरी चीज, यहाँ T2G कक्षक की जो एनर्जी है वो लेस रहेगी और यहाँ T2G एनर्जी अधिक रहेगी। यहाँ EG कक्षक की एनर्जी लेस है और यहाँ EG कक्षक की एनर्जी अधिक रहती है। तो ऐसे जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं उनमें सभी जो हैं की स्थिति कैसी रहती है, हाई स्पिन रहती है। ये सभी हाई स्पिन बनाते हैं, जबकि यहाँ जो स्थिति रहती है वो मैंने आपको 3 केसेस करवाए हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।